हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 32वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 31 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई इंडिया। अगला दिन। विला। इवांशी इस वक्त बेड पर बैठी हुई चुपचाप अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसका फोन साइलेंट पर था और उस बार बार शिविन का कॉल आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान कॉल पर था ही नहीं। वो देख फोन की तरफ रही थी पर कुछ और ही सोच रही थी। तभी किसी ने उसके हाथ से फोन ले लिया। इवांशी ने एकदम से अपने सामने मोक्ष को देखा और उससे बोली, मोक्ष तुम। मोक्ष बीच में बोला, ये तुम्हें बार बार कॉल क्यों कर रहा है? अगर एक बार नहीं उठा रही तो इसे समझ में नहीं आता कि तुम बिजी हो जाना। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, मोक्ष मैंने ध्यान नहीं दिया वो एक्चुअली। इतना बोलते वो रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी। मोक्ष ने इवांशी का फोन साइड में रखा और उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ नीचे। बोलकर वो उसे खींचते हुए नीचे लेकर गया। इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? इतना बोलता वो रुक गई और डाइनिंग टेबल पर देखने लगी। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कई सारे खाने की चीज थी। इवांशी धीरे से बोली, इतना सारा खान, और वो क्यों सिर्फ दो ही लोग? दो लोग इतना नहीं खाते। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना, एक तो मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हारे लिए बनवाई, ऊपर से तुम्हें इस चीज की टेंशन हो रही है कि दो लोग इतना नहीं खाते। डोंट वरी, वेस्ट नहीं होगा। इवांशी धीरे से बोली, गुड फॉर यू। अगर तुम खाना वेस्ट कर देना तो मैं तुम्हें सच में एलिगेटर बनाकर पूरा खाना खिलाती। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, जाना, तुम मुझे मोटा करने की प्लानिंग कर रही हो? तुम्हें अच्छा खासा फिट एंड हैंडसम बंदा अच्छा नहीं लगता है क्या? इवांशी तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो लगता है और एक्चुअली बहुत हैंडसम लगते, पर वो बात ये है ना कि खाना वेस्ट नहीं करते। वेरी सिंपल। मोक्ष ने कुछ पल उसे देखा और फिर खुद चेयर पर बैठकर उसने इवांशी को अपने लैप पर बैठा लिया। इवांशी चारों तरफ देखते हुए बोली, मैं बैठ सकती हूँ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। मोक्ष ने एक बार उसके कंधे पर किस की और फिर बिना उसकी बात का जवाब दिए उसे खाना खिलाने लगा। खाते खाते इवांशी बार बार मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष के चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी वो इवांशी से कहाँ छुप पाती। इवांशी धीरे से बोली, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ? मोक्ष धीरे से बोला, कितना ज्यादा मुझे नहीं पता। इवांशी उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोली, इतना ज्यादा कि अगर कोई मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करे ना तो मैं लड़कर मारपीट कर तुम्हारे पास वापस आ जाओ। इतना ज्यादा कि अगर किस्मत साजिश करे ना तो मैं किस्मत को भी बोल दूं कि मैं मेरे मोक्ष के बिना नहीं रहूंगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? बोलते हुए वो अपनी फिंगर टिप से हल्के हल्के मोक्ष के गाल को सहला रही थी। मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, समझ गया, जाना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलराइट। उसकी बात सुन इवांशी बस फीका सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद खाना खत्म करने के बाद मोक्ष इवांशी को वापस बेडरूम में लेकर गया और उसने उसे मेडिसिन दी। उन मेडिसिन को देखते ही इवांशी ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने एक ही बार में सारी मेडिसिन ले ली। इवांशी मोक्ष को देखते हुए बोली, अब तुम जाकर अपना काम करो, मेरे चक्कर में अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठकर बुक्स पढ़ूंगी और अगर ज्यादा मन किया तो अपनी बचपन की यादें ताज़ा करूंगी। आई मीन ड्राइंग्स बनाऊंगी। ओके। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ध्यान रखना और अगर कोई भी चीज़ हो तो मुझे मैसेज कर देना। ओके। बोलकर उसने एक बार इवांशी के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। मोक्ष बेडरूम से निकालकर तुरंत स्टडी रूम में गया और गेट बंद करती वो गेट से ठीक कर गहरी सांस से लेने लगा। वो अपनी आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मोक्ष ने जैसी कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से जिया बोली, मोक्ष मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, व्हाट हैपेंड जिया? रूहान ठीक है ना? जिया धीरे से बोली, मैं रूहान की रिपोर्ट लेने गई थी, वहां पर मुझे इवांशी की डॉक्टर मिली और वो। मोक्ष बीच में बोला, यही बताया कि ब्लड कैंसर है जाना को और उसने रिपोर्ट चेंज की थी। एम आई राइट? जिया हैरानी से बोली, तुम्हें पता है? तुम्हें सब कुछ पता है मोक्ष? तो तुमने इतनी बड़ी बात सबसे क्यों छुपाई? ना तो मुझे
बताया ना, रूहान को बताया है, चल क्या रहा है। मोक्ष अपनी चेयर की तरफ बढ़ते हुए बोला, जिया डू यू रियली थिंक इतनी बड़ी बात में ऐसे ही बता दूं? दिस इज नॉट जोक जिया, आई मीन मुझे खुद लेट पता चला क्योंकि जाना ने रिपोर्ट चेंज की थी। वो पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसे मेरे रिएक्शन का डर था। जिया कुछ पल रुक कर बोली, डर मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है, मैं रूहान को लेकर आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें मेरी जरूरत है। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोक्ष अपने चेयर पर बैठा और वो खुद से बोला, रिलैक्स मोक्ष मलिक, जस्ट रिलैक्स। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपने काम पर लग गया। उसने वर्क फ्रॉम होम लिया था और वो अपने काम को लेकर कोई लापरवाही नहीं कर सकता था। अगर इवांशी उसकी प्रायोरिटी थी तो उसकी कंपनी भी उसकी प्रायोरिटी थी, उसने मेहनत की थी इस चीज के पीछे। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने जो राजवंश के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद से ही उनके इन्वेस्टर्स के बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। उदय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारी चीज कैसे हैंडल करें, और इसी के साथ उदय का सारा गुस्सा विक्रम पर निकल रहा था। इस वक्त उदय अपने केबिन में इधर उधर घूम रहा था और विक्रम उसके सामने सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उदय एकदम से चिल्लाकर बोला, सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है विक्रम। कहा था मैंने, जो करना है संभाल कर करो, लेकिन नहीं, बिना कुछ सोचे समझे तुम कुछ भी कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोक्ष मलिक, वो लड़का जिसे इतने सालों से हमें कोई मतलब नहीं था, वो अचानक हमारे पीछे क्यों पड़ गया। विक्रम कुछ पल रुक कर बोला, भाई एक्चुअली वो। उदय अचानक से बोल, एक मिनट, तुमने कुछ किया तो नहीं है? कुछ ऐसा जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ? विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, उसके दोस्त पर अटैक करवाया था मैंने उसे कमजोर करने के लिए, पर ये चीज मुझ पर ही भारी पड़ गई। मतलब हम पर भारी पड़ गई। उदय धीरे से बोला, तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा मैंने। विक्रम एकदम से उदय को देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय बेवकूफ भाई? कांड पहली बार तो हुए नहीं है, और ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने तो अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के काम किए हैं। उद्धरण चिन्ह, आपका खून है ना मोक्ष मलिक, बेशक से नाम के पीछे का सरनेम अलग हो पर रहेगा तो आपका ही खून। आपने तो उसे बर्बाद करने के लिए एक लड़की के ऊपर का सारा इल्जाम भी अपने बेटे के ऊपर डाल दिया, और आप। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि तभी उदय ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ लिया। विक्रम हैरानी से उदय की तरफ देखने लगा था। ये पहली बार था जब उदय ने उसका कॉलर पकड़ा था। उदय उसे घूरते हुए बोला, अपनी औकात में रहकर बात करो विक्रम भाई हो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। उद्धरण चिन्ह। ठीक इसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला और हार्दिक अंदर आया। उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था। हार्दिक ने जैसे ही अपने सामने का सीन दिखा, वो एकदम से तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनते ही उदय ने एक नज़र हार्दिक को देखा और फिर बिना कुछ बोले विक्रम का कॉलेज छोड़ दिया। हार्दिक एवं मिठाई का डब्बा टेबल पर रखा और उन दोनों को देखकर बोला, कोई मुझे बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा था? उदय विक्रम को देखते हुए बोला, तुम्हारा बाप नालायक हो चुका है हार्दिक, इसे थोड़ी अकल दो कि काम कैसे करते हैं, और इसे थोड़ी ये भी अकल दो कि जुबान कहाँ कितनी चलनी चाहिए। हार्दिक धीरे से बोला, बड़े पापा आप है कि इस माय डैड, इनकी बेइज्जती मुझे बर्दाश्त नहीं है किसी के भी मुंह से। हार्दिक की बात सुनते ही उदय की नजरें खुद ब खुद उसकी तरफ चली गई। विक्रम हार्दिक को देखकर बोला, हार्दिक ऐसे बात नहीं करते, बड़े पापा है तुम्हारे। हार्दिक उसे देखकर बोला, डैड अगर वो बड़े पापा है तो आप मेरे डैड हो, मैं आपकी इंसल्ट किसी को भी मुंह से बर्दाश्त नहीं करूंगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो, चाहे बड़े पापा ही क्यों ना हो। उदय धीरे से बोल, क्या बना दिया तुमने इसे विक्रम? हार्दिक मेरा बच्चा, तुमने इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है क्या? विक्रम हैरानी से बोला, क्या बोल रहे हो आप भाई, मेरे जैसे से क्या मतलब है? कभी मैंने आपकी बात टाली है या फिर कभी मैंने आपसे इस आवाज में बात की है? उदय कुछ बोल पाता कि तभी हार्दिक उससे बोला, बड़े पापा मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच बात क्या हुआ है।
मुझे सिर्फ आप दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी थी कि 2 से 3 इन्वेस्टर्स के बीच की प्रॉब्लम्स मैं समझा दिया। अब अगर आप दोनों का ये सारा ड्रामा खत्म हो चुका हो तो मिठाई खा लीजिएगा और प्लीज़ अपनी लड़ाई खत्म कर लेना, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में नहीं फंसना। अपनी बात बोलने के बाद हार्दिक ने एक नज़र विक्रम और उदय को देखा और तुरंत बाहर चला गया। रात का वक्त। इवांशी इस वक्त बालकनी में रखे सोफे पर बैठी हुई थी और वो सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी मोक्ष उसके बगल में आकर बैठा और उससे बोला, जाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें ठंड लगने लगेगी। बोलकर उसने एक शॉल इवांशी को उड़ा दी। इवांशी उसे देखकर बोली, तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई ठंड नहीं लगेगी मिस्टर मोक्ष मलिक। बोलते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। मोक्ष ने इवांशी के गाल पर अपना हाथ रखा और बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगा। इवांशी चुपचाप खुद मोक्ष की आंखों में देख रही थी। तभी मोक्ष धीमी सी आवाज में बोला, तेरी नीली आंखें किसी झील जैसी है, तेरी नीली आंखें किसी ऐसे पानी जैसी है जिसमें ना कोई कंकर है ना कोई धूल। तेरी नीली आंखें तेरी तरह पाक है, तेरी नीली है आंखें तेरी तरह मोहब्बत एक खास है। इवांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद है ना? मोक्ष उसकी नाक पर किस करके बोला, बहुत ज्यादा। जब शिमला में तुम्हें पहली बार देखा था ना जाना तो सबसे पहले तुम्हारी आंखें नोटिस की थी। मुझे अट्रैक्शन हुई थी तुम्हारी बॉडी से, लेकिन उससे पहले अगर मेरी नज़र किसी चीज़ पर गई थी तो वो तुम्हारी आंखें थी, ये बेबी ब्लू आइज़। जब इसमें आंसू भरा हुआ था और ये मुझे जैसे देख रही थी, वो सब कुछ तुम्हारा प्लान था। पर इवांशी धीरे से बोली, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? मुझे बहुत अजीब लगता है। सब कुछ मेरा प्लान था। हाँ प्लांट, बट मैं वो चीज़ चेंज नहीं। वो अभी बोल रही थी कि तभी मोक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया। मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है जाना। अगर वो दिन नहीं होता तो तुम आज मेरे पास नहीं होती, और अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? इवांशी मोक्ष की उंगली हटाते हुए बोली, अगर वो दिन नहीं होता तो फिर अगला दिन होता, लेकिन तुम और मैं जरूर मिलते क्योंकि हम दोनों सोलमेट है। मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट बिलीव इन सोलमेट वाला थिंग, ओके? इवांशी उसे घूरते हुए बोली, पर मुझे बिलीव है तो तुम भी विश्वास करोगे। और अब कुछ नहीं, मुझे सोने दो, नींद आ रही है। बोलकर उसने मोक्ष के सीने पर अपना सर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा था। तभी इवांशी धीरे से बोली, अगर तुम कुछ गुनगुना दोगे या गा दोगे तुम मुझे खुशी होगी, और तुम अपनी जाना को हमेशा खुश करने के लिए तैयार रहते हो, है ना? मोक्ष गहरी सांस लेकर धीरे से गुनगुनाया, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये लाइन सुनते इवांशी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी और उसने मोक्ष पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। मुंबई इंडिया। अगला दिन इवांशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी और वो ऑलमोस्ट रेडी थी। आज उसकी कीमोथेरेपी का पहला सेशन होने वाला था। इवांशी खुद को देखते हुए बोली, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स इवांशी, माथुर रिलैक्स। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इवांशी ने अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र अपने पीछे खड़े मोक्ष की नज़रों से जा मिली। इवांशी उसकी तरफ मुड़कर बोली, डर लग रहा है, क्या करूं? मोक्ष उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मुझे देख लो। इवांशी धीरे से बोली, तुम्हारे लिए तो डर लग रहा है। मोक्ष उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, तो डरने की जरूरत नहीं है जाना, कुछ नहीं होगा मुझे, ओके? तुम हो ना मेरे साथ, जब तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुन इवांशी बस फीका सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। अब तक जिया ने रूहान और शिविन उन दोनों को ही इवांशी के बारे में बता दिया था। रूहान ने कई कॉल किए थे, लेकिन मोक्ष ने उससे बात करना इस वक्त जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो अभी सिचुएशन में नहीं था कि वो बात कर सके। वही शिविन, वो अभी मुंबई में था ही नहीं, वो आज मुंबई से वापस आ रहा था। रात में उसे सबसे पहले इवांशी से मिलना था। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकी और वो इवांशी को लेकर अंदर चला गया। दिशा इवांशी को देखते हुए बोली, इवांशी डरने की जरूरत नहीं है, दर्द वाली कोई बात नहीं है।
तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, ओके। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, दर्द के अलावा बहुत सारी चीज होती है ना डॉक्टर रावत, वो तो होगा। दिशा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, इवांशी अगर तुम्हें ठीक होना है तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अपने लिए ना सही तो अपने हस्बैंड के लिए। ये सुनते इवांशी की नज़र मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि थोड़ी दूरी पर खड़ा था और कॉल पर बात कर रहा था। इवांशी धीरे से बोली, आई थिंक यू आर राइट। दिशा गहरी सांस लेकर बोली, आई नो आई एम राइट, और ये जरूरी है, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी इवांशी। उसकी बात सुन इवांशी ने बिना कुछ बोले सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इवांशी हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और वो चुपचाप सीलिंग की तरफ देख रही थी। मोक्ष वही उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, उसकी नज़र खुद इवांशी के चेहरे की तरफ थी। तभी दिशा वहां पर आकर बोली, ओके इंजेक्शन रेडी है। बोलकर दिशा ने इवांशी का टॉप ऊपर किया। इवांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने मोक्ष के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। तभी नज वहां पर इंजेक्शन लेकर आ गई दिशा। इवांशी को देखकर बोली, डरना नहीं है, दर्द नहीं होगा, नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही रहेगा। हो सकता है कि पेट दर्द हो, थोड़ी वॉमिट फुल हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। अपनी बात बोलकर दिशा ने इवांशी के पेट पर इंजेक्शन लगा दिया। मोक्ष ने एक नज़र इंजेक्शन की तरफ देखा और उसने इवांशी के हाथ पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद दिशा मुस्कुराते हुए बोली, देखो इवांशी हो गया। ये सुनते इवांशी ने अपनी आंखें खोल ली और वो अपनी आंसू भरी आंखों से कभी इंजेक्शन को देखती तो कभी दिशा को। दिशा फिर से बोली, हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है ना। इवांशी धीरे से बोली, नहीं हुआ, ओके। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर मोक्ष को देखने लगी। दिशा मोक्ष को देखकर बोली, थोड़ी देर रुक जाए मिस्टर मलिक, अगर दर्द भी होगा तो समझ में आ जाएगा, और वॉमिट फील हो तो यहाँ पर वॉशरूम में। बोलकर दिशा ने एक नज़र इवांशी को देखा और फिर बाहर चली गई। इवांशी धीरे से बोली, अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल है क्या? मोक्ष इवांशी को देखते हुए बोला, सब कुछ नॉर्मल, ले जाना, मेरी तरफ देखो। बोलकर उसने इवांशी का चेहरा अपनी तरफ किया। इवांशी चुपचाप मोक्ष की आंखों में देखने लगी। थोड़ी देर बाद इवांशी को अपने पेट में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों उसे अजीब सा डर लगने लगा। वो अचानक से पैनिक करते हुए बोली, मोक्ष मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन मुझे दर्द हो रहा, मुझे डर लग रहा है। मैं मोक्ष बीच में बोला, रिलैक्स जाना, थोड़ा सा दर्द है, ओके, थोड़ा सा दर्द होता है ना? डॉक्टर दिशा ने बोला, ना कि थोड़ा सा होता है। इवांशी धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पेट का दर्द धीरे धीरे कम भी होने लगा था। करीब आधे घंटे तक वहीं पर रहने के बाद इवांशी ने अपनी आंखें खोली और उसने मोक्ष को देखा, जो कि चुपचाप उसे देख रहा था। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, कैसे हो तुम? एक जगह बैठे बैठे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मोक्ष धीरे से बोला, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जाना, अभी भी दर्द हो रहा है। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं अब नहीं हो रहा। उसकी बात सुन मोक्ष के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। मोक्ष ने इवांशी को उठने में हेल्प की। तभी दिशा वहां पर आकर बोली, आई थिंक इवांशी अब बिल्कुल ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या फील हुआ? उद्धरण चिन्ह। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, कुछ ज्यादा नहीं, बस पेट में हल्का सा दर्द। दिशा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके, तब सब कुछ ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, अगले सेशन में मिलते हैं। बोलकर दिशा ने एक नज़र मोक्ष को देखा और वहां से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष ने इवांशी को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और वो उसे लेकर वहां से निकल गया। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष सब हमें देख रहे हैं। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, तो बीवी हो तुम मेरी है ना, जाना तो मैं तुमने उठाऊं या फिर अपने कंधे पर लेकर चलो, किसी को क्या मतलब है? इवांशी धीरे से बोली, कभी कभी मुझे लगता है ना कि सिचुएशन चाहे जितनी भी सीरियस हो लेकिन तुम्हारी हरकतें नहीं बदलेंगी। बोलकर उसने मोक्ष के कंधे में अपना चेहरा छुपा लिया। मोक्ष उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जा रहा था और आसपास जितने भी लोग मौजूद थे सबकी नज़र उन दोनों पर ही थी। मोक्ष ने इवांशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बाहर पार्किंग में पहुंचते ही उसने इवांशी को पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया।
इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, बहुत अजीब लग रहा है। मोक्ष उसे देखकर बोला, What do you mean by अजीब लग रहा है? अभी तुमने दिशा के सामने बोला था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही फिर। इवांशी बीच में बोली, रिलैक्स, मेरा मतलब वो वाला अजीब नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि कीमोथेरेपी कितनी बड़ी चीज़, फोटो की बस एक नॉर्मल से इंजेक्शन जिसके बाद हल्का फुल्का पेट दर्द, इसलिए बोल रही हूँ कि अजीब लग रहा है। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो, जाना तुम्हें किसी मशीन के अंदर डालकर ट्रीटमेंट दिया जाए? इवांशी धीरे से बोली, तुम इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रहे हो? मेरी बातें नहीं सुननी है ना, मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। बोलकर वो गाड़ी से बाहर देखने लगी। मोक्ष इवांशी का हाथ पकड़ते हुए बोला, जाना, मैं इरिटेट नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आ रहा है। तुम इतनी अजीब बातें कर रही हो ना कि मुझे नहीं पता। बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इवांशी उसे देखकर बोली, अरे पर जब दिमाग में बातें आ रही है तो बोलूंगी ना। बोलकर उसने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इवांशी मोक्ष को देखकर मन में बोली, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें किसी की जरूरत है और वो इंसान मैं नहीं हूँ, रूहान सिर्फ एक रूहान ही है जो तुम्हें सही कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए इवांशी बाहर देखने लगे। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और वो इवांशी को लेकर अंदर चला गया। इवांशी एक नज़र मोक्ष को देखा जिसका फोन बार बार बजे जा रहा था। वो उसे देखकर बोली, बात कर लो, जरूरी है, मैं बेडरूम में जा रही हूँ। बोलकर इवांशी तुरंत बेडरूम में चली गई। उसके जाते मोक्ष ने तुरंत अपना कॉल पिक किया और वो सीधे स्टडी रूम की तरफ चला गया। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। मोक्ष ने हर घंटे इवांशी को चेक करने का काम करना शुरू कर दिया। वो बार बार इवांशी को चेक करता कि आखिर वो कर क्या रही थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। रात को मोक्ष अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी सामने से आवाज आई, मुझे नहीं पता था कि तुझे अपना दर्द छुपाने की आदत पड़ गई है। ये सुनते मोक्ष की नज़र रूहान की तरफ से लेकर जो कि व्हीलचेयर पर था। मोक्ष उसे देखकर बोला, व्हीलचेयर पर क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर दिस इज नॉट गुड फॉर यू, जहाँ से आए वहाँ पर वापस चला जा। रूहान अपनी व्हीलचेयर अंदर लाते हुए बोला, क्यों चला जाऊं? तूने तो इग्नोर करने का ठेका दे रखा। मैं तेरी तरह नहीं हूं कि अपना दर्द खुद में ही छुपाने दूं तुझे, क्योंकि इस वक्त तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, रूहान मुझे किसी की भी जरूर नहीं है, जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। रूहान धीरे से बोला, इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि तू अपनी जाना को ऐसी हालत में देखकर कुछ ना कर पाए। मोक्ष धीरे से बोला, रूहान मुझसे नहीं होगा प्लीज। रूहान उसे देखते हुए बोला, तू ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को प्लीज प्लीज बोलकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करे। अगर तुझे भेजना होगा तो धक्के मार के निकाल देगा, लेकिन तू मेरे साथ ये नहीं करेगा। तू भी जानता है कि तुझे मेरी जरूरत है। मुझे तो लगा था कि तू पता नहीं कौन सी बात लेकर बैठा है। अच्छा हुआ कि मुझे इवांशी का कॉल आया, उसने मुझे बोला कि मैं आऊं यहाँ पर। मोक्ष उसे देखकर बोला, उसने कॉल किया तुझे? रूहान उसे घूरते हुए बोला, तो तू क्या चाहता है? तू इवांशी के साथ है, उसकी हर जरूरत पूरी करो, लेकिन तुझे कौन संभाले? मोक्ष, वो ठीक हो जाएगी, तू जानता है ना, वो ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही मोक्ष ने एकदम से अपना लैपटॉप बंद किया और खड़ा होकर बोला, कैसे ठीक हो जाएगी? वो आंसर मी रूहान, कैसे ठीक हो जाएगी? इट्स ब्लड कैंसर, कैन यू इमेजिन फकिंग ब्लड कैंसर। वो ठीक होगी मुझे पता, लेकिन उससे पहले जो उसके साथ होगा उसका क्या? रूहान गहरी सांस लेकर बोला, ट्रीटमेंट के टाइम पर जो चीज़ होगी उसे कोई नहीं बदल सकता है। मोक्ष प्लीज मेरी बात समझ। मोक्ष रूहान के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, कैसे समझूं और हर बार मैं ही क्यों समझूं? आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, आई एम वेरी सेल्फिश, लेकिन मेरी जाना के केस में मैं बिल्कुल अलग इंसान बनने को तैयार हूँ, तो ये सब क्यों? रूहान धीरे से बोला, मोक्ष डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। मोक्ष सार्कास्टिकली बोला, राइट, डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता और डेस्टिनी हमारे साथ गेम पर गेम खेलती जाए, लेकिन हम डेस्टिनी नहीं बदल सकते। तुझे पता है रूहान, आज जाना को उसका पहला इंजेक्शन लगा, तुझे पता है उसे वक्त में क्या सोच रहा था? इतना बोलकर वो एकदम से रुका। मोक्ष फिर से बोला, आई वाज थिंकिंग, मैं अपने ऊपर। रूहान बीच में बोला,
क्या बकवास किए जा रहे हैं। जिसकी जिंदगी में जो चीज होती है वो होकर रहती है, तू अपने ऊपर नहीं ले सकता। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी हो उसका साथ दे सकता है, उसका हमसफर है तो उसके साथ रहना। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसे सहारा दे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, यही तो बात है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। खाने को पैसे बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे तो दुनिया उसके कदमों में रख दूं, लेकिन उसे इस ब्लड कैंसर से आज़ाद मैं नहीं कर सकता। कितनी बड़ी मजबूरी है ना मेरी। रोहन धीरे से बोला, मोक्ष प्लीज शांत हो जा प्लीज। मोक्ष आराम से वही जमीन पर बैठ गया और उसे देखकर बोला, मैं तो शाम से बहुत शांत हूँ, हमेशा तो यही होता है, शांत रहना पड़ता है और किस्मत कोई ना कोई गेम खेलकर मुझे बर्बाद करने की साजिश रखती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन रोहन, अगर मेरी जाना को कुछ भी हुआ ना तो इस दुनिया को आग लगाकर खत्म कर दूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। रोहन धीरे से बोल, कुछ नहीं होगा, वो तेरी जाना है, तेरी तरह स्ट्रांग है, वो लड़ेगी, वो तेरे लिए लड़ेगी और जीतेगी भी। मोक्ष धीरे से बोला, उसे जितना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे हारने नहीं दे सकता। अगर वो हार गई तो मैं हार जाऊंगा और मुझे हारना पसंद नहीं है। मुंबई इंडिया। अगला दिन। इवांशी ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली और उसकी नज़र सीधे मोक्ष की तरफ चली गई, जो कि बेड से टिककर फ्लो पर बैठा हुआ था और वहीं सर रखकर आराम से सो रहा था। इवांशी ने कुछ पल मोक्ष को देखा और वो अगले ही पल उठकर बैठ गई। वो खुद से बोली, व्हाट द हेल, ये इस पोजीशन में क्या कर रहा है। बोलकर इवांशी बेड से उठी और तुरंत मोक्ष के पास नीचे बैठ गई। इवांशी बिना कुछ बोले मोक्ष के चेहरे को देखने लगी, जिस पर थकान साफ नजर आ रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, मेरी टेंशन में तुम्हें खुद ढंग से सोना ही नहीं है। सच में मोक्ष। तभी मोक्ष आंखें बंद किए हुए बोला, तुम्हारा टेंशन में नहीं, जाना तुम्हारे खोने का डर से। ये सुनते ही इवांशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। तभी मोक्ष ने अपनी आंखें खोली, उसकी हेजल आइज सीधे इवांशी की बेबी ब्लू आंखों से जा मिली। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, तो मुझे खोने का डर अपने दिमाग और दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो तुम्हें एलिगेटर कौन बोलेगा, और सुबह सुबह ये सब बकवास करने की जरूरत नहीं है, सोने की भी जरूरत नहीं है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे ऑफिस जाना है। बोलकर वो जैसे ही खड़ी हुई तभी मोक्ष उसका हाथ पकड़कर बोला, किसने बोला कि तुम ऑफिस जा रही हो। इवांशी उसे देखकर बोली, मैंने बोला मैं ऑफिस जा रही हूँ मोक्ष, और तुम मुझे रोकोगे नहीं क्योंकि तुम खुद भी ऑफिस जाओगे और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मोक्ष खड़ा होकर बोला, जाना मैं बहाने नहीं बना रहा, तुम ऑफिस नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। बोलते हुए उसने इवांशी को अपने पास खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इवांशी धीरे से बोली, मोक्ष बीमारी के चलते काम नहीं छोड़ते। मोक्ष उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, पर बीमारी के चलते अपना खास ध्यान भी रखते हैं। तुम ऑफिस नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो तुम पूरे दिन काम करोगी, तुम्हें थकान होगी, तुम अपनी मेडिसिन मिस करोगी और मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी मेडिसिन। बोलकर उसने सर उठाकर मोक्ष की तरफ देखा। मोक्ष उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हें ऑफिस जाना है। इवांशी धीरे से बोली, ऑफ कोर्स जाना है और तुम भी अपने ऑफिस जाओगे। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, जाओ फ्रेश हो जाओ। बोलकर उसने एकदम से इवांशी को छोड़ दिया। इवांशी ने कुछ पल मोक्ष को कंफ्यूजन से देखा और फिर वो वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद इवांशी जब वॉशरूम से बाहर आई तब मोक्ष वहां पर कहीं भी नहीं था। वो खुद से बोली, ये मुझे भी ऑफिस जाने दे रहा है, खुद भी जा रहा है। मुझे तो लगा था कि मुझे इस 1 घंटे बैठकर मनाना पड़ेगा, पर ये तो पहले ही मान गया। बोलते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई और रेडी होने लगी। इवांशी ने इस वक्त ग्रे कलर का मैक्सी ड्रेस पहना हुआ था, जो कि फुल स्लीव का था। इवांशी खुद को देख रही थी, उसकी नज़रें अपने बालों पर गईं, जो कि खुले और बिखरे हुए थे। अपने बालों को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई।
इवांशी मेंटली इस चीज के लिए रेडी थी कि धीरे धीरे उसे अपने बालों को खोना था। इवांशी ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ा और वो बाहर चले गए। वो जैसे ही नीचे पहुंची, उसकी नज़र सीधे शिविन की तरफ चली गई, जो कि हॉल में इधर उधर घूम रहा था। इवांशी धीरे से बोली, शिविन, तुम यहाँ पर। ये सुनते ही शिविन की नज़र एकदम से उसकी तरफ गई और अगले ही पल शिविन ने सीधे इवांशी को अपने सीने से लगा लिया। इवांशी ने अपनी आंखें बंद की और ना चाहते हुए भी उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। शिविन धीरे से बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। इवांशी कंफ्यूजन से बोली, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? पागल हो क्या? शिविन उससे दूर होकर बोला, मुझे नहीं पता पर मेरा मन कर रहा है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सीरियसली एवी, तुम मुझे अपने बारे में बताना जरूरी नहीं समझती? इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अगर मैं तुम्हें फ़ोन पर या मैसेज करके ये बात बताती तो तुम कैसे रिएक्ट करते और तुम्हें बताया किसने? शिविन कुछ पल रुककर बोला, जिया ने बताया। इवांशी धीरे से बोली, अगर तुम्हें बताया है तो फिर उसने सबको बता दिया होगा। पर उसे कैसे? शिविन बीच में बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुझे जानना है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। आई मीन एवी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मतलब। तभी उसके पीछे से आवाज आई, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरी जाना की इतने पास खड़े होकर बात ही क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही इवांशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। कहीं शिविन 2 कदम पीछे हट गया, उसने एक बार मुड़कर मोक्ष को देखा और वापस इवांशी की तरफ देखने लगा। मोक्ष सीधे उन दोनों के पास गया और इवांशी को कंधों से पकड़कर शिविन से बोला, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? किसी से पूछकर मेरे घर में घुसे चले आए हो? शिविन कुछ पल रुककर बोला, जिया ने मुझे बता दिया। आई जस्ट वॉन्ट टू मीट हर। मुझे एक बार एवी से बात करनी थी, इसलिए आ गया। मोक्ष सार्कास्टिकली बोला, एवी? इवांशी नाम है इसका और बहुत प्यारा नाम है, तो इस नाम से बुलाओ, वही बेटर है। इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, रिलैक्स मोक्ष, वो मुझे बचपन से इस नाम से बुलाते हैं जब उसे मुझ पर बहुत प्यार, बहुत दोस्ताना आ रहा हो। शिविन मोक्ष को इग्नोर करते हुए बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे बताओ कि। इवांशी उसे देखकर बोली, सुनना है तुम्हें तो सुनो। फर्स्ट स्टेज है, मैं ठीक हो जाऊंगी, एक टाइम पीरियड है, वो पूरा करना पड़ेगा। कुछ मीना की बातें और कीमोथेरेपी भी स्टार्ट हो चुकी है। हर हफ्ते एक इंजेक्शन मेरा इंजेक्शन करने लगा है और अब अगले हफ्ते लगेगा। 1-2 महीने में इम्प्रूवमेंट नजर आने लगेगी। शिविन राहत की सांस लेकर बोला, थैंक गॉड, सब ठीक है। वहीं मोक्ष की नज़र इवांशी के ऊपर थी, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो। मुंबई इंडिया, सुबह का वक्त। विला। इवांशी अभी भी शिविन को देख रही थी। तभी शिविन उससे बोला, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बोलते हुए उसकी नज़रें मोक्ष की तरफ चली गई। इवांशी कुछ कह पाती उससे पहले मोक्ष बोला, बिल्कुल नहीं। इवांशी उसे देखकर बोली, थोड़ी देर के तो बात है मोक्ष, उसे बात करनी है प्लीज। मोक्ष इवांशी को देखकर बोला, जाना तुम्हें ऑफिस जाना था ना? अगर तुमने बात करने के बारे में सोचा तो तुम्हारा ऑफिस कैंसिल। ये सुनते इवांशी हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ बोल पाती कि तभी शिविन बोला, ओके फाइन, कॉल पर बात कर लेंगे, ठीक है। मैं चलता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और मैं एक बार डॉक्टर से बात करूँगा, अपनी तरफ से मुझे कुछ चीज़ पता करनी है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। शिविन जाना तो नहीं चाहता था, उसे इवांशी के साथ टाइम स्पेंड करना था, बहुत बातें करनी थी उसे, लेकिन मोक्ष की मर्जी की बिना वो नहीं कर सकता था। उसके जाते ही इवांशी मोक्ष को देखकर बोली, तुम जलना बंद नहीं करोगे? मोक्ष आई रोल करते हुए बोला, जाना ये जलन नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ। अब चले, तुम्हें ऑफिस जाना है। इवांशी अचानक से बोली, व्हाट डू यू मीन बाय अब चले? तुम अपने ऑफिस जाओ, मैं अपने ऑफिस जाऊंगी और हम दोनों के ऑफिस का रूट अलग अलग पड़ता है, पता है ना तुम्हें? मोक्ष उसे कंधे से पकड़कर बोला, किसने बोला कि मैं मेरे ऑफिस जा रहा हूँ? मैंने बोला क्या?
ये सुनते इवांशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो कुछ बोल पाती कि तभी मोक्ष उससे बोला, चलो अब लेट हो रहा है, राइट जाना। बोलकर उसने इवांशी के फोरहेड पर हल्की सी किस की और फिर उसे लेकर निकल गया। पूरे रास्ते इवांशी मोक्ष को घूर रही थी क्योंकि मोक्ष ने उसे पागल बनाया था। इवांशी को लग रहा था कि वो अपने ऑफिस जाएगा, लेकिन मोक्ष अपने ऑफिस जाने की जगह इवांशी के साथ जा रहा था। चेक इवेंट की बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही मोक्ष ने गाड़ी रोकी और इवांशी को देखकर बोला, गाड़ी से उतरे जाना। इवांशी चिढ़ते हुए बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतरकर ऑफिस के अंदर चली गई। इवांशी जैसे ही अंदर पहुंची सभी लोग तेज आवाज में बोले, वेलकम मैडम। ये सुनते इवांशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और वो चारों तरफ देखने लगी। पूरा ऑफिस डेकोरेटेड था। अचानक इवांशी को कुछ याद आया और वो अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मैं कैसे भूल गई कि आज हमारी चेक इवेंट की 3 ईयर एनिवर्सरी है। इवांशी सबको देखते हुए बोली, वेलकम, ये सब कुछ किसने किया? दीपिका सामने आकर बोली, मैंने किया और मुझे मिस्टर मलिक ने बताया था कि आज आप आने वाली हो तो स्पेशली आपके वेलकम के लिए सब कुछ किया, क्योंकि कुछ दिनों से आप ऑफिस नहीं आ रही थी। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू सो मच। वेल 3 ईयर एनिवर्सरी है तो बहुत खास है और इफ 3 ईयर एनिवर्सरी पर आज सबका हाफ डे होगा, कोई पेमेंट डिडक्शन नहीं होगी। ये सुनते सभी लोग क्लैपिंग करने लगे थे। सबके चेहरे की खुशी देखकर इवांशी भी बहुत खुश थी। वो कुछ सोच रही थी कि तभी मोक्ष पीछे से उसके कान में बोला, 3 साल की सक्सेस के लिए कंग्रेचुलेशन जाना। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, मुझे पता है कि इन सारी चीजों में तुम्हारा हाथ है। दीपिका पूरी बात नहीं बताएगी, लेकिन मैं जानती हूँ अभी भी एक डाउट है कि आखिर तुम दीपिका से बात क्यों कर रहे हो। पर मुझे पता है मेरे ऊपर नज़र रखने की बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। मोक्ष पीछे से उसके पेट पर हाथ रखकर बोला, यू आर राइट जाना, तुम पर नज़र रखना पड़ता है क्योंकि तुम अपना ध्यान नहीं रखती। ये सुनते इवांशी ने तिरछी नज़र से एक बार मोक्ष को देखा पर वो कुछ बोली नहीं। थोड़ी देर बाद मोक्ष इवांशी को लेकर तुरंत उसके केबिन में चला गया। इवांशी कुछ कहने को हुई कि मोक्ष उसे देखकर बोला, शट अप, जस्ट शट अप, पहले मेडिसिन लेनी है तुम्हें। बोलकर उसने इवांशी को उसकी चेयर पर बैठा दिया। इवांशी ने बिना कुछ बोले अपनी सारी मेडिसिन्स ले ली। तभी दीपिका अंदर आते हुए बोली, मैडम, वो एक इवेंट के ऊपर डिस्कशन करना था, अगर आप फ्री हो तो। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों बात करो। जाना कुछ भी हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, मुझे जिया से कुछ बात करनी है, ओके। बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाते इवांशी दीपिका को देखने लगी। दीपिका इवांशी के सामने चेयर पर बैठते हुए बोली, मैम, मिस्टर हार्दिक राजवंश का कॉल आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि इवेंट का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन क्या काम सही टाइम पर पूरा हो पाएगा। मैंने उन्हें गारंटी तो दी है, लेकिन वो एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। इवांशी धीरे से बोली, ये लोगों को मुझसे मिलने में क्या इंटरेस्ट आता है? ऑफिस में तो नहीं, उन्हें बोलो कि मैं उनसे कल मिलूं, पर किसी रेस्टोरेंट में मैं उनसे ऑफिस में नहीं मिल सकती। दीपिका कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर मलिक की वजह से। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कह सकते हैं, अगर मिस्टर हार्दिक राजवंश को उसने देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना समझ लो। दीपिका सर हिलाकर बोली, ओके मैडम, मैं मिस्टर राजवंश तक आपका मैसेज पहुंचा दूंगी। इसके बाद वो दोनों इवेंट की सारी चीजों पर डिस्कशन करने लगे। इधर मोक्ष केबिन से बाहर निकालकर एक तरफ गया जहां पर सिटिंग एरिया था, वो वहीं पर बैठ गया और उसने सीधे जिया को कॉल लगा दिया। कुछ ही पल में जिया कॉल पिक करके बोली, मुझे पता कि तुमने मुझे डांटने के लिए कॉल किया है, लेकिन मैं डांट नहीं खाने वाली। बोलकर उसने अपना फोन स्पीकर पर रख दिया। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, पर सुनना तो पड़ेगा। क्या सोचकर तुमने रूहान को सारी चीज बताई? तभी रूहान बोला, तो तू क्या चाहता है कि मुझे कभी कुछ पता ना चले? तेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता ना चले, और मेरी लाइफ में क्या चल उसकी हर चीज की अपडेट तेरे पास रहे। ये सुनते मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, इस वक्त ना मैं बहस के मूड में बिल्कुल नहीं, मेरा मूड खराब करने के बारे में अगर तुम दोनों भाई बहन सोच रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है।
मेरा दिमाग मत खराब करना। रोहन धीरे से बोला, नहीं कर रहा हूँ दिमाग खराब। अब मुझे ये बात कि तू ऑफिस तो नहीं आ रहा है तो फिर है कहाँ, घर पर है क्या? इवांशी के साथ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, घर पर नहीं हूँ, जाना के साथ उसके ऑफिस आया हूँ। वो जिद कर रही थी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रोहन गहरी सांस लेकर बोला, पर मोक्ष अकेला छोड़ना पड़ेगा, तू अपना काम नहीं छोड़ सकता, तेरी पूरी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी जिसे तुझे हैंडल करना है, तो तुझे वहाँ फोकस करना पड़ेगा और वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा, तुम बॉस है यार। रोहन की बात का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन फिर से बोला, मैं तुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, पर प्लीज़ इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख, ये 2 दिन की चीज़ नहीं है ना, मुँह से ऑलमोस्ट 3-4 महीने लगने वाले, तो 3-4 महीने तक तो सब कुछ छोड़कर नहीं बैठ सकता है, वो तेरे पास है, तेरे पास ही रहेगी, तो तुझे देवदास बनने की ज़रूरत क्या है? अब तू कुछ बोलेगा भी या नहीं? मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रोहन जिया के फ़ोन की तरफ देख रहा था। जिया उसे देखकर बोली, क्या करेंगे अब, इसके हरकतें ऐसी रही तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना काम नहीं छोड़ सकता, मतलब बहुत प्रायोरिटी पर रखता है, पर अगर ऑफिस नहीं जाएगा तो कैसे काम चलेगा? रोहन कुछ सोचते हुए बोला, जिया देवांश अंकल को कॉल लगाओ, अब वही करेंगे जो भी करेंगे। ये सुनते जिया ने बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। इधर दीपिका के निकलते मोक्ष वापस केबिन में गया और उसकी नज़र इवांशी की तरफ चली गई, जो कि अपने सर पर हाथ रखे हुए आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, जाना दर्द हो रहा है क्या तुम्हें कहीं? इवांशी अपनी आंखें खोलकर बोली, नहीं कहीं दर्द नहीं हो रहा, बस पता नहीं क्यों थकान हो रही है। ए डोंट टन हो, ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, बस बोल रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा। इतना बोलते वो रुक गई और उसने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद इवांशी ने अपनी आंखें खोलकर तिरछी नज़र से मोक्ष को देखा, जो अपने दोनों हाथ बंधे उसे बुरी तरह घूर रहा था। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, गलती कर दी मैंने जाकर के, बस समझ गई मैं। इतना बोलते उसे एकदम से खांसी आई। इवांशी ने तुरंत टिश्यू पेपर उठाकर खाना शुरू कर दिया था। मोक्ष उसके पेट से चलने लगा था। थोड़ी देर बाद इवांशी नॉर्मल हो चुकी थी। मोक्ष ने जैसे टिश्यू पेपर उसके हाथ से लिया, वो कुछ पल के लिए फ्रिज हो गया, क्योंकि टिश्यू पेपर पर हल्का हल्का ब्लड लगा था। इवांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, मोक्ष आई एम ऑलराइट, ओके मैं ठीक हूँ। मोक्ष धीरे से बोला, अगर ठीक हो तो ये क्या है जाना? यू नो वॉट, तुम अब नहीं आएगी, अगर कोई भी इवेंट होगा तो दीपिका हैंडल कर लेगी, तुम्हारी कंपनी का काम नहीं रुकने दूंगा मैं, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम नहीं आएगी। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, ओके ठीक है मैं नहीं आऊंगी, प्लीज अभी तुम शांत हो जाओ प्लीज। मोक्ष ने कुछ पल इवांशी को देखा और वो तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते इवांशी ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। 2 दिन बाद, रात का वक्त। इवांशी बेड पर बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी और बार बार टाइम देख रही थी। मोक्ष ने उसे सुबह बोला था कि वो उसके लिए कुछ प्लान कर रहा है, पर उसने उसे बताया नहीं था कि आखिर वो कर क्या रहा था, और इवांशी को पता ही नहीं था कि आज कौन सा दिन था। वो खुद से बोली, पता नहीं आज है क्या, कुछ स्पेशल लगा जो मुझे नहीं पता, या फिर मुझे याद नहीं है। अगर कुछ स्पेशल हुआ और मैं भूल गई ना, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। मोक्ष तो मुझे कुछ बोलने से रहा। इवांशी बार बार टाइम की तरफ देख रही थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बज। उसने जैसे ही अपना फ़ोन चेक किया, मोक्ष का मैसेज था, जिसमें लिखा था कि जल्दी से नीचे आओ जाना। ये देखते ही इवांशी तुरंत बेड से उठी और वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। इवांशी जैसे नीचे पहुंची, उसके कदम एकदम से ठहर गए और वो चारों तरफ देखने लगी। पूरा हॉल एरिया डेकोरेटेड, वही ऊपर कुछ मशीन सेट किए गए थे जिसे स्नोफॉल हो रही थी। इवांशी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत हॉल के बीचों बीच गई और चारों तरफ देखने लगी। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, स्नोफॉल, ये सब कुछ तो शिमला की याद दिला रहा है। पर आज, तभी उसके पीछे से मोक्ष की आवाज आई, आज वही दिन जाना जब मैं तुम्हें पहली बार शिमला में देखा था, सड़क पर दुल्हन के जोड़े में।
ये सुनते इवांशी ने मुड़कर मोक्ष को देखा जो कि उसे थोड़ी दूरी पर खड़ा था। इवांशी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, ये दिन मेरे दिमाग से निकल गया। मोक्ष अपने दोनों हाथ फैलाकर बोला, पर मैं हूं ना ये सारी चीज याद रखने के लिए। बोलकर उसने इवांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। इवांशी ने तुरंत मोक्ष का हाथ थामा और जाकर उसके सीने से लग गई। इवांशी उससे अलग होकर बोली, एक बात बताओ, तो तुमने ये सारी चीज खुद प्लान की? इतनी सारी डेकोरेशन, ऊपर से स्नोफॉल, सब कुछ, इतनी सारी चीज। मोक्ष उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, करना पड़ता है जाना। जब प्यार में हो तो ये सब कुछ करना पड़ता, और तुम्हें खुश करने के लिए ये सब करना जरूरी है। आगे का तो पता नहीं, पर ये खुशियां तो इम्पोर्टेंट है। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू एंड आई लव यू। बोलकर तुरंत एक टेबल के पास चली गई और वहां पर रखी हुई स्नो के साथ खेलने लगी। मोक्ष इवांशी को खेलते हुए देख रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और इवांशी की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। इस वक्त मोक्ष के फोन पर कॉल आया और डैड फ्लैश होने लगा। देवांश का कॉल था। मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से देवांश बोला, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनते मोक्ष ने एक नज़र इवांशी को देखा और थोड़ी सी दूरी पर चला गया। इधर इवांशी जो स्नो से खेलने में खोई हुई थी, अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया। उसने एक बार खुद को संभाला और फिर मुड़कर मोक्ष को देखा जो कि देवांश से बात कर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़े हुए थे। इवांशी धीरे से बोली, कुछ नहीं होगा इवांशी, कंट्रोल, कुछ भी नहीं, प्लीज कुछ नहीं। बोलते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। इवांशी मोक्ष को आवाज लगाने वाली थी कि उससे पहले उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से बहुत जोरों से अंधेरा छाया। उसका सर इतनी जोर से घूम कि वो सीढ़ी नीचे गिर गई। मुंबई, इंडिया। इवांशी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल सीलिंग की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इस वक्त वो हॉस्पिटल रूम में थी। इवांशी धीरे से बोली, पानी। बोलते हुए उठने को हुई कि एक नर्स उसके पास आकर बोली, मैम आराम से। बोलकर उसने पानी का ग्लास उठाया और इवांशी को पानी पीने में हेल्प की। थोड़ी देर बाद इवांशी पूरी तरीके से होश में आ चुकी थी। वो नर्स को देखते हुए बोली, क्या हुआ मुझे? नर्स पानी का ग्लास टेबल पर रखकर बोली, चक्कर आ गए थे आपको, आप ब्लड कैंसर पेशेंट है तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। उद्धरण चिन्ह, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा थकावट वाली चीज नहीं करनी है। थकान की वजह से चक्कर आ गए थे, फिलहाल आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, माय हस्बैंड वो कहाँ पर है? नर्स कुछ पल रुककर बोली, डॉक्टर के केबिन में। इवांशी ने बिना कुछ बोले एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर वो तुरंत हॉस्पिटल बेड से उठकर वहां से चली गई। इवांशी को पता था कि दिशा का केबिन कहाँ पर था। वो जैसे ही केबिन के पास पहुंची, उसे अंदर से दिशा की आवाज आई जो बोल रही थी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मलिक, थकान की वजह से चक्कर आ गए हैं। वो ठीक है और कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट एनीथिंग सीरियस कि हमें एडमिट करना पड़े। बाकी अगले हफ्ते एक और इंजेक्शन लगेगा ही, तब मैं एक बार फिर से चेकअप कर लूंगी। इवांशी ने एक गहरी सांस ली और वो सीधे गेट खोलकर अंदर आते हुए बोली, मोक्ष मैं तुम्हें ढूंढने लग गई थी। ये सुनते मोक्ष ने एकदम से मुड़कर इवांशी की तरफ देखा और अगले ही पल खड़े होकर बोला, जाना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम उठ गई और उठने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था? तुम्हें ऑलरेडी थकान है। इवांशी उसे देखते हुए बोली, ऐसे थकान नहीं है कि मैं चल फिर ना पाऊँ, थोड़ी बहुत थकान है, मैं हैंडल कर लूंगी। मोक्ष उसे कंधों से पड़ते हुए बोला, तुम हैंडल नहीं कर रही हो, जाना। तो बकवास मत करो। इवांशी कुछ बोलने को हुई कि तभी दिशा बोली, रिलैक्स, बहस करने की जरूरत नहीं है, अभी वो ठीक है, आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। मोक्ष दिशा को देखकर बोला, ओके डॉक्टर, दिशा मिलते हैं अगले हफ्ते। बोलकर मोक्ष इवांशी को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही इवांशी मोक्ष का हाथ पकड़कर बोली, मेरी तरफ देखने का क्या लोगे तुम? मोक्ष गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए देने के लिए तैयार हूं, ताकि कोई उसे मुझसे दूर ना ले जा पाए।
इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, मोक्ष में जानबूझकर बेहोश नहीं हुई। मैं तो कंट्रोल कर रही थी कि मुझे कुछ भी ना हो, मैं एंजॉय कर रही थी, सच में तुम्हें पता है ना कि मैं खुश थी। मोक्ष ने एक गहरी सांस ली और अगले ही पल उसने इवांशी को अपनी गाड़ी से लगा दिया और उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए बोला, तुम खुश थी जाना, लेकिन मेरा ध्यान तुम पर से थोड़ी देर के लिए हटा और तुम बेहोश होकर गिर गई। तो क्या फायदा है? इवांशी बीच में बोली, हर चीज में फायदा नहीं देखते और यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। इवांशी की बात सुन मोक्ष ने उसे छोड़ दिया और उसने उसके लिए पैसेंजर सीट का गेट खोला। इवांशी चुपचाप अंदर बैठ गई। मोक्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इवांशी ने एक बार मोक्ष को देखा और फिर उसने टाइम चेक किया, सुबह के 3 बजे बज रहे थे। वो मन में बोली, क्या है यार, एक बेहोशी के चक्कर में पूरी रात खराब हो गई सोते हुए। उसने एक बार मोक्ष को देखा और अगले पल उसने एफएम ऑन कर दिया। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, इश्क खुदाया हमने भी किया, इश्क खुदाया उसने भी किया। इश्क खुदाया तो हर कोई करता है, पर इश्क में मुमकिनियत ही तो वो बात है जो सबके नसीब में ना आती। जिनके नसीब में आ जाए किस्मत, उनके साथ ही खिल जाती। जाने की उसकी कहानी अधूरी है, जाने किसी के इश्क खुदाया में खुदा ने रहम की थोड़ी कमी है। इवांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, रहम की तो बेशक से कमी है, किस्मत भी ऐसे खेलती है कि लगता नहीं है कि ये खेल कभी होगा, पर जब वो खेलता है तो ये बताती है कि तुम दोनों ने मुमकिनियत बेशक हासिल कर ली। अब अगर चाहो तो मुझे जीत कर बताओ। इवांशी की ये बातें सुनते ही मोक्ष ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी, लेकिन उसने अभी भी एक बार भी इवांशी की तरफ नहीं देखा था। तभी इवांशी उसका हाथ पकड़कर बोली, अब वो तो इश्क खुदाया जिन्होंने इश्क किया उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने प्यार को मुमकिन करने के बाद भी किस्मत से कैसे लड़ेंगे। मोक्ष सामने देखते हुए बोला, जाना तुम्हें शायरी करना आता नहीं है। ये सुनते ही इवांशी के एक्सप्रेशन एकदम से बिगड़ गए। वो आई रोल करते हुए बोली, मैं यहाँ पर इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम ये देख रहे हो कि मैं शायरी कैसे कर रही हूँ। तुम मेरे इमोशंस समझो, मेरी राइम्स पर मत जाओ। मोक्ष एक नज़र उसे देखकर बोला, तुम्हारे इमोशन समझ गया मैं, और ये भी समझ गया कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता। मैंने मना किया था तुम ऑफिस नहीं जाओगी, लेकिन नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। जिद करके तुमने मेरा दिमाग खराब किया और जाकर के पूरी रात खराब कर दी। इवांशी धीरे से बोली, कितने गंदे हो तुम, एक बीमार इंसान जो इतना प्यारा मासूम है, तुम उसे डांट रहे हो। ये सुनते मोक्ष ने एकदम से ब्रेक लगाया और इवांशी को अजीब नज़रों से देखने लगा। इवांशी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी मुंह से बोला, तू माँ बीमार जरूर हो लेकिन मासूम कहीं से भी नहीं हो, प्यारी तो बिल्कुल नहीं हो, तुम लाल बंदरिया हो, छिपकली हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो तुम। इवांशी उसे घूरते हुए बोली, तुम कौन से टर्किश हीरो, तुम भी एलिगेटर हो। मोक्ष धीरे से बोला, बढ़िया एलिगेटर, बोलने वाली पागल कहीं की। बोलकर उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने एक जगह पर गाड़ी रखी। इवांशी ने जैसे बाहर देखा उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो लोग इस वक्त एक छोटी सी पहाड़ी के पास थे जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे एको पॉइंट भी कहते थे। इवांशी मोक्ष की बिना कोई बात सुन तुरंत गाड़ी से उतरकर सीधे पहाड़ी के पास गई और अपने दोनों हाथ फैलाकर गहरी सांस लेने लगी। तभी मोक्ष ने उसे पीछे से हग किया और उसे हल्का सा पीछे खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो, जाना संभल कर, नहीं चल फिर शक्ति। आगे इतने सारे पत्थर, अगर गलती से किसी पर पैर पड़ गया तो। इवांशी मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम संभाल लोगे, मैं जानती हूँ। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मोक्ष ने एक बार सर झुकाकर इवांशी के कंधे को अपने होठों से छू लिया और फिर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए इवांशी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो दोनों बिल्कुल शांति में खड़े थे, सामने से चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। तभी मोक्ष धीरे से बोला, तुम्हें पता है जाना, मोक्ष मलिक कभी किसी से नहीं डरा और आई कैन से रियल, माँ बाप के जिया पर फिर भी कभी नहीं डरा। जब तुमने मुझे धोखा दिया, मैं गिरा, मैं बदला, मैं तब भी नहीं डरा। अपने चेहरे को खोने के बाद भी मैं नहीं डरा। इतना बोलकर मोक्ष रुक चुका था। इवांशी उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी पर मोक्ष ने आगे कुछ नहीं बोला। इवांशी धीरे से बोली,
और आगे। ये सुनते ही मोक्ष ने अगले ही पल उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। इस वक्त उन दोनों की नाक आपस में टच हो रही थी। मोक्ष ने इवांशी के चेहरे के ऊपर अपना चेहरा झुकाया हुआ था और वो बिना कुछ बोले उसकी बेबी ब्लू आंखों में देख रहा था। मोक्ष गहरी सांस लेकर बोला, और आगे कुछ नहीं, डिसाइडेड, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम दोनों ट्रिप के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे। इवांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बड़ी आगे की प्लानिंग कर ली तुमने। मोक्ष अपनी भाई चढ़ाते हुए बोला, क्यों नहीं करनी चाहिए थी। ठीक तो तुम होगी और हम जाएंगे भी। इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, ओके हम जाएंगे भी, तुम स्विट्जरलैंड की ट्रिप अच्छे से प्लान करना, पहले हम घर चले, और थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। ऐसे ठंडी ठंडी हवा के साथ सुकून भरी सांस लेकर ना बहुत अच्छा लगा। उसकी बात का मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वहां से निकल गए। अगला दिन इवांशी आराम से बेड पर सो रही थी, तभी मोक्ष उसके पास बैठे हुए बोला, जाना, वेक अप, मॉर्निंग टाइम। इवांशी करवट बदलते हुए बोली, मैं नहीं उठने वाली मोक्ष, मुझे नींद आ रही है। ये सुनते ही मोक्ष ने तुरंत उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और फिर उसे खुद बैठते हुए बोला, दोपहर के 2 बजे बज रहे हैं, अब आंखें खुलेंगे तुम्हारी। ये सुनते इवांशी ने एक बार अपनी एक आंख खोलकर टाइम देखा। सच में दोपहर के 2 बज चुके थे। उसने अपनी दोनों आंखें खोली और मोक्ष को देखकर बोली, तो तुम मुझे इतनी देर से क्यों उठा रहे, थोड़ी जल्दी उठा देते। मोक्ष खड़े होते हुए बोला, तुम सो रही थी जाना, और मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना था, जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं जा रहे हैं। इवांशी कंफ्यूजन से बोली, क्या मतलब, हम कहीं जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे आज? मोक्ष उसे देखकर बोला, मलिक हाउस। बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाते ही इवांशी खुद से बोली, मलिक हाउस, अंजलि आंटी, गॉड, अब पता नहीं वहां पर क्या होगा। बोलकर वो तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम चली गई। इधर मोक्ष जैसे ही बाहर गया तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से जिया बोली, मोक्ष एक इम्पॉर्टेंट बात बोली तू तुमसे। मोक्ष उससे बोला, लिसनिंग जिया। बोलकर वो नीचे गया। जिया गहरी सांस लेकर बोली, मिस्टर उदय राजवंश ने तुम्हारे साथ मीटिंग बुक की है, उन्हें तुमसे मिलना है। ये सुनते ही मोक्ष एकदम से रुक गया। जिया मोक्ष के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी मोक्ष उससे बोला, मीटिंग बुक कर दो जिया, कल की करना, मुझे भी देखना है कि मिस्टर उदय राजवंश को मुझसे बात क्या करनी है। जिया टेंशन भरी आवाज में बोली, पर मोक्ष तुम ऑलरेडी इवांशी की टेंशन में हो, तुम्हें और भी ज्यादा टेंशन हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। मोक्ष बीच में बोला, जिया उदय राजवंश मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है। ओके। जिया कुछ पल रुककर बोली, ओके तुम्हारी मर्जी, मैं मीटिंग बुक कर दिया, अब कल जो भी होगा तुमको हैंडल करना है। ये सुनते मोक्ष ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। मोक्ष अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, उदय राजवंश, लगता पुराने किस्से निकलने वाले हैं। वैसे तो बाप अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर तुम्हारे जैसा बाप अगर किसी को मिल जाए तो बच्चे की जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है। तभी उसके पीछे से आवाज आई, कुछ बोल रहे हो क्या तुम? ये सुनते मोक्ष ने मुड़कर इवांशी को देखा जो कि उसके पास ही आ रही थी। मोक्ष हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नथिंग जाना, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, चले। बोलकर उसने इवांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। इवांशी ने बिना कुछ बोले उसका हाथ थामा और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद मोक्ष ने मलिक हाउस के बाहर गाड़ी रोक वो इवांशी को लेकर सीधे अंदर गया और अंदर जाती उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। इवांशी उसे देखकर बोली, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो तुम मुझे लेकर क्यों आए? मोक्ष कुछ कहने को हुआ कि तभी सामने से आवाज आई, फाइनली तुम दोनों आ गए। ये सुनते ही मोक्ष और इवांशी की नज़र सामने से आते हुए देवांश की तरफ चली गई। देवांश उन दोनों के सामने आकर रुके और मोक्ष को देखते हुए बोले, तुम मेरी बात मान गए, अच्छा हुआ, वरना इस बार मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती। मोक्ष बिना किसी भाव के बोला, जो आपने किया है उसे जबरदस्ती ही कहते हैं, और अगर आपको जबरदस्ती नहीं लगती तो आपकी मेंटालिटी इज अनदर लेवल। इवांशी कंफ्यूजन से बोली, पर हुआ क्या है? बोलते हुए वो कभी देवांश को तो कभी मोक्ष को देख रही थी।
तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।